चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ पॉइजन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलने वाली है। ठीक, सबसे पहले कंसीडर वन मोल आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर। ये भरी हुई है, वन मोल आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर। ऊपर रखा हुआ है कुछ वेट। जब हम एक एक करके वेट हटाएंगे, एक एक करके नहीं एकदम से हटाएंगे, तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड। ठीक, जब हम वेट हटाएंगे तो गैस एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो क्या क्या चेंज होगा? प्रेशर में क्या चेंज आएगा? डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज। यही होगा। इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन द एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक। ठीक, इतना आप चाहें तो लिख लें। जो भी थ्योरी लिखी है उसको हटा दें, आप अपने हिसाब से लिखें। कंसीडर वन मोल आइडियल गैस, लिख लीजिए सभी लोग। कंसीडर वन मोल आइडियल गैस is filled in a cylinder with moving piston. Is filled in a cylinder with moving piston. Let it expand adiabatically let it expand adiabatically. So pressure decreases, volume increases, and temperature decreases. There is no exchange of heat there is no exchange of heat between system and its surrounding. That is dq equal 0. That is dq equal 0. ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ बेटा, गिवन है। हमने गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड कराया, तो जब भी हम एडियाबैटिकली एक्सपेंड कराएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब सभी लोग यहां देखें, इसके बाद नोट्स में है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यही होता है, dq इक्वल होता है du प्लस pd।
अब ये बताइए dq की जगह मैं कितना लिखूं? 0। क्यों मैं dq की जगह 0 लिखूंगा? बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो यहां पे dq की जगह आएगा 0। देखिए इक्वल, कोई दिक्कत किसी को नहीं? वेरी गुड। अब देखिए CV का फॉर्मूला अगर आपको याद हो यही था। तो यहां से du क्या होगा? CV इंटू dt। यहां क्या आ जाएगा? CV इंटू dt। तो 0 इक्वल CV इंटू dt प्लस P इंटू dt। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। किसी को भी कुछ पूछना है यहां तक? नहीं? फिर से देख लीजिए एक बार। क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। du प्लस पी dv। dv क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हुआ है। du की वैल्यू क्या होती है? cv इंटू dt। ठीक, क्योंकि हमें पॉइजन लॉ प्रूफ करना है तो हमें गामा की जरूरत है। और गामा इक्वल क्या होता है? cp अपॉन। तो हम किसी भी तरह यहां पे किसे किसे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे? cp और, ताकि गामा। ठीक भाई, हमें सपना तो आया नहीं था कि du हटा के cv dt लाना है। क्यों लाए हम यहां cv dt? क्योंकि हमें आगे चल के किसे लाना है? गामा को। और गामा क्या होता है? cp अपॉन c। तो cv आ गया। अब हमारा कोशिश किसके लिए होगी? cp। ठीक है, अब सुन। फॉर 1 मोल आइडियल गैस, हम सब जानते हैं P इंटू वी इक्वल R इंटू टी। यस और नो? फॉर 1 मोल आइडियल गैस PV इक्वल क्या होता है? R। ये बताइए इस समय जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है उसमें इनमें से कौन कांस्टेंट है? क्या प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं, डिक्रीज हुआ है। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? नहीं, इंक्रीज हुआ है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं, डिक्रीज हुआ। केवल कौन कांस्टेंट है? हाँ, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया अब सुनो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस पूरे को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब अब कहानी शुरू होगी यहां पर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की। कुछ चीजें हमें याद करनी होती हैं, ये उनमें से एक। अभी बताएंगे क्यों। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डिफरेंशिएट का मतलब d अपॉन dt यहां आ जाएगा। किसके साथ? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और d अपॉन dt यहां आ जाएगा। किसके साथ? R इंटू टेम्परेचर। ठीक है। डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। कांस्टेंट को हम अपनी भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। जो रिश्तेदार होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है।
इनमें से कौन कांस्टेंट है? केवल आर। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया आपको, कांस्टेंट केवल कौन है? आर। तो आर डिफरेंशिएशन के कहा जाएगा बाहर। देखना ध्यान से, आर आ गया बाहर, क्या बचा? dt बाय dt, ये क्या हो जाएगा? 1। तो कुल मिला के क्या बचा हमारे पास? d/dt प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल बचा आर। कोई दिक्कत कहीं भी नहीं? आगे चले, अब सुनिए, अब आएगी नई चीज आप लोगों के लिए। डिफरेंशिएशन में जब दोनों टर्म कांस्टेंट ना हो, ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये डिक्रीज हो रहा है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंशिएशन में जब दोनों टर्म कांस्टेंट ना हो तो इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो एक नया फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। हाँ बोलिए। बेटा अब जो भी करे स्क्रीन प्रेजेंट में नाम बताइएगा, मैं हटा दूंगा उसको। हाँ भाई, यहां देखिए फॉर्मूला बता रहा हूं। डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन, ए इंटू बी मतलब इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, इक्वल होता है ए डीवी अपॉन डी एक्स। मतलब क्या किया मैंने? ए को बाहर लिया, बी का डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन का साइन किसके साथ लगा दिया? बी के साथ। प्लस बी को बाहर लिया, अब डिफरेंशिएशन का साइन किसके साथ लगा दिया? समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं आया? इसे कहते, जब आप 12th में या 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे मैथ्स में, तो इसे कहते फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आया समझ में? नहीं आया? फिर देख लीजिए कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब ए और बी में से कोई बाहर नहीं आ रहा हो। तो एक बार ए को बाहर निकालो, बी का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस एक बार बी को बाहर निकालो, ए का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे यहां प्रेशर वॉल्यूम में से कोई बाहर नहीं आ रहा, तो एक बार किसे बाहर निकालो? प्रेशर को। किसका डिफरेंशिएशन कर दो? तो डीवी अपॉन प्लस, अब किसे बाहर निकालो? वॉल्यूम को। किसका डिफरेंशिएशन कर दो? प्रेशर का। आया समझ में? इक्वल में क्या चल रहा है? आर। इज इट क्लियर? अब dt लिया हमने एलसीएम, तो क्या बचा? P इंटू डी प्लस V इंटू dt इक्वल में आर। यहां तक जो पूछना हो पूछ लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं जो पूछना हो पूछ लीजिए। क्या बेटा? ये dt एलसीएम नहीं है सीधे। अच्छा यहाँ सॉरी, डीपी आए।
किसी को कुछ पूछना है बेटा? नहीं। तो ये हो गया अपना स्टेप 2 पूरा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे आप भी। अब ये जो r की वैल्यू आई है, r की नहीं सॉरी, अभी हम क्या करेंगे, p इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी बाय r इक्वल कर लेंगे डी टी। मतलब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? डी टी की। और ये डी टी की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में। आप समझना क्यों ऐसा करेंगे। पहले जरा बताओ इक्वेशन 1 क्या थी? सी वी इंटू डी टी प्लस इक्वल में, अब सुनना, हम यहां डी टी की वैल्यू क्यों रख रहे हैं? जो हम यहां से डी टी को भगा रहे, हमें प्रूफ क्या करना? P1 V1 पावर गामा इक्वल P2 V2 पावर गामा, यही प्रूफ करना। या यही प्रूफ करना, यही होता पॉइजन्स लॉ। क्या इसमें कहीं टेम्परेचर है? नहीं। तो इस इक्वेशन में से हमें किसे भगाना था? टेम्परेचर को। देखो टेम्परेचर को भगाएंगे तो अब पूरे में क्या चलने लगेगा? प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम। प्रूविंग भी प्रेशर वॉल्यूम में करनी है। तो बताइए स्टेप 2 हमने क्यों किया? किसे भगाना था? टेम्परेचर। रख दें यहां। तो आप बताइए, CV इंटू P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी अपॉन में R प्लस P इंटू डी वी बराबर में 0। कहीं कोई डाउट? पक्का? आगे चले। R क्या मिल रहा है यहां हमें? एलसीएम। बताइए, R एलसीएम मिल रहा है इन दोनों में। R एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? CV P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी प्लस R इंटू P इंटू डी वी अपॉन में जो R आएगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे, वो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक के काम में हमने केवल क्या किया? टेम्परेचर को भगाया। अभी तक हमारा मेन मकसद पूरा नहीं हुआ। हमारा मेन मकसद क्या है? किसे इंट्रोड्यूस कराना? सीपी को। अभी तक कहीं भी सीपी नहीं आया, तो अब सीपी कैसे आएगा वो देखो। देखिए, और R इक्वल सीपी माइनस सी, किसका फॉर्मूला है? मेयर्स फॉर्मूला है। यहां रख सकते हैं R की जगह। तो CV P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी, इस R की जगह आ गया CP माइनस CV। ठीक। इंटू में क्या चल रहा? P इंटू डी बराबर में 0। नोट कर लिया इतना? ये वाली लाइन इरेज करूंगा अब मैं।
कितना इरेज कर रहा हूं? चलिए बताइए, इस P इंटू डीवी का अंदर मल्टीप्लाई और यहां CV का अंदर मल्टीप्लाई, क्या आएगा? CV इंटू P इंटू डीवी प्लस CV इंटू V इंटू DP प्लस CP इंटू P इंटू डीवी माइनस CV इंटू P इंटू डीवी इक्वल में 0। क्या किया मैंने? ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक। कौन एक शक्ल का दिख रहा है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो कुल मिला के बचा CV इंटू V इंटू DP प्लस बराबर में 0। बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? तो अब मुझे शुरू से बताइएगा, पहला स्टेप क्या था मेरा, शायद भूल गए होंगे। सबसे पहले हमने लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें गैस को हमने कैसे हीट अप किया, कैसे एक्सपेंड किया? एडियाबैटिकली, जिससे प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ और टेम्परेचर, ठीक। और देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो dq की जगह क्या आया? 0। जैसे ही dq की जगह 0 रखा तो du की जगह क्या लिखा? CV इंटू dt। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमारा मोटो था किसी तरह टेम्परेचर को भगाओ। टेम्परेचर को भगाने के लिए हमने लगाया PV इक्वल RT और से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, जिससे एंड में dt की वैल्यू निकल आई। यहां हमने नई चीज क्या सीखी? फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उससे dt आ गया। dt को हमने कहां रखा? वापस इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमेशा के लिए टेम्परेचर भाग गया। एलसीएम लिया R और फिर हमने इंट्रोड्यूस कराया P को। तो अब हमारे पास CP और CV फुल फॉर्म में आ गए, ठीक। अब बताओ गामा कैसे बनेगा? अब बताओ गामा कैसे बनेगा? पूरे को CV से डिवाइड कर दें, पूरे को CV से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा? प्लस इक्वल में 0। CV से CV हो गया कैंसिल, और यहां CP अपॉन CV क्या हो जाएगा? गामा। तो क्या बचा? V इंटू DP प्लस गामा PdV इक्वल में 0। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे डॉक्टर कौन है? प्रेशर। और यहां डॉक्टर कौन है? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर है प्रेशर और पेशेंट वॉल्यूम है। यहां डॉक्टर वॉल्यूम है और पेशेंट उल्टी कहानी है। तो ऐसा क्या करें कि यहां P आ जाए और यहां V आ जाए?
ऐसा क्या करें कि यहाँ पी आ जाए और यहाँ बी आ जाए, मतलब डॉक्टर के साथ पेशेंट और डॉक्टर के साथ पेशेंट आ जाए। पीवी से डिवाइड करते हैं पूरे में, पूरे में अगर हम पीवी से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, अपॉन में पीवी अपॉन में पीवी इक्वल में तो जीरो चल ही रहा। फायदा ये होगा कि वी से वी कैंसिल हो जाएगा, पी से पी, तो डीपी के साथ कौन आ जाएगा, पी, और डीवी के साथ कौन आ जाएगा, वी। समझ में आया क्या फायदा हुआ, डॉक्टर के साथ पेशेंट आ गया, डॉक्टर के साथ पेशेंट आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आएंगी नई चीजें, तो पहले यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे चले, फिर एक बार समझ लो फिर समझाता हूं। पहले स्टेप में हमने सीवी डी टी प्लस पी डीवी इक्वल बनाया 0। दूसरे स्टेप में हमने पीवी इक्वल आर टी लगा के किसकी वैल्यू निकाली, डी टी की, और डी टी की वैल्यू उठा के रख दी। डी टी की वैल्यू जब हमने रख दी तो पूरे में से टेम्परेचर गायब हो गया। फिर हमने किसे इंट्रोड्यूस कराया, सीपी को। जब सीपी आ गया, जब सीपी आ गया तब हमने किसे इंट्रोड्यूस कराया, गामा को, सीपी अपॉन सी। जब गामा आ गया तब हमने डॉक्टर के साथ किसे इंट्रोड्यूस कराया, पेशेंट को। समझ में आई बात, इसलिए तो नहीं पकी दिमाग में। आगे चलें, अब सुनो। अब यहां कुछ नए फॉर्मूलों से आपकी मुलाकात होने वाली है। सबसे पहले ऑन इंटीग्रेशन, ये डीपी को हटाने के लिए अब हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 1/p इंटू डीपी प्लस गामा इंटीग्रेशन 1/v इंटू डी बराबर में 0। हाँ या ना, गलत। जब हम बराबर में 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो बराबर में आता है कांस्टेंट। यहां देखिए नई चीज, आपको जो मैंने कहा था नई चीजें आएंगी। जब भी हम अपॉन में पी लिखा है, कोई पावर नहीं है, जब भी पेशेंट पे कोई पावर ना हो और वो अपॉन में लिखा हो पावर ना हो, तो जब भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो बराबर में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। 0 हटके क्या आ गया, कांस्टेंट। तो ये चीज आप लिख लीजिए नोट्स में। जब 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तब इक्वल में कांस्टेंट आता है। तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इतना क्लियर। अब फॉर्मूला देखो बेटा, सभी लोग यहां देखिए, इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। वैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है, नॉर्मली इंटीग्रेशन में क्या होता है पहले वो समझना। यहां देखिए सभी लोग, अगर हम इस x को ऊपर ले जाएं तो ऐसे ही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और पूरी पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा इनफाइनाइट। 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट।
जो कि गलत हो जाएगा। किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टर्म्स में नहीं होता है। तो केवल इस फॉर्म में, अच्छा अगर यहां 1/x² या 1/x³ होता तो -3 -3 + 2, तब हमारा आंसर क्या आता? x⁻² अपॉन -2। कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम केवल कब आती है? जब 1/x हो। तो 1/x का बेटा अलग से एक इंटीग्रेशन बनाया गया log x बेस की। जब भी 1/x होगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा log x बेस। क्यों होगा ये क्लियर हुआ? क्योंकि 1/x का अगर हम फॉर्मेट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स हो जाते हैं। चलो अब बताओ 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा? बेस में बेटा log के बेस में e लगता है या बेस 10 लगता है? log टेबल दो चीजों में बेस होती है, log बेस 10 या log बेस e। तो यहाँ log बेस e होता है। बताओ 1/p क्या हो जाएगा? log p बेस e प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा? log v बेस e। इक्वल में क्या चल रहा है? कांस्टेंट। ये लाइन सबको समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब फिर लॉग का नया फॉर्मूला देखो, देखना बेटा। n log m, n log m होता है log m की पावर n। n कहां चला जाता है? m की पावर। n log m होता है log m की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा? गामा log v क्या हो जाएगा? log v की पावर गामा। तो क्या आएगा? log p बेस e प्लस log v की पावर गामा। ये समझ में आया? बताइए। फॉर्मूले में फॉर्मूले आते जाएंगे और कुछ नहीं। अब देखिए फिर लॉग का फॉर्मूला, log m प्लस log n इक्वल होता है log m इंटू n। प्लस को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है? log m प्लस log n इक्वल होता है log m इंटू। यहां क्या हो जाएगा? बोलिए। m मतलब p, n मतलब v पावर गामा। इक्वल में क्या चल रहा? कांस्टेंट। आता जा रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्लियर है? लास्ट फॉर्मूला इसके बाद हमने पहले ही कहा था इसमें फॉर्मूले देखो बेटा। लास्ट फॉर्मूला, इफ log x बेस e इक्वल है a, तो हमें यहां से log हटाना है। हमें यहां से log हटाना है। देन हमें खाली क्या रखना है? खाली क्या रखना है? x। log हटाना है तो x इक्वल हो जाता है e पावर a। मतलब जब log हटाते हैं तो बराबर के दूसरी साइड वाली चीज काय में चली जाती है? ई पावर। ठीक। जब log हटाएंगे
तो बराबर की दूसरी साइड वाली चीज काय में चली जाएगी, ई पावर में। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा, पीवी पावर गामा इक्वल, तो क्या हो जाएगा बेटा, पी वी पावर गामा, क्या हटा दिया, उस साइड क्या होगा, ई की पावर की, और ई पावर के भी क्या है, एक कांस्टेंट ही है, यानी कि पी वी की पावर गामा इक्वल आ गया कांस्टेंट। ये थी डेरिवेशन ऑफ पॉइजन्स लॉ, जिसमें आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी। ठीक, ये फॉर्मूले जो आपने सीखी हैं ये आपको आगे 12th क्लास में कई जगह काम आएंगे।